जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 11 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 27 दिसंबर 2024 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। ये 34 नंबर क्वेश्चन है, वो कल वाली क्लास का है भी। एक क्वेश्चन बकाया रह गया था कल वाली क्लास के अंदर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया था इस क्वेश्चन का, तो आज इस क्लास में कवर कर लेते हैं इसको। अब देखो भी, विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड के अंदर है वो 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। त्वरण आपका क्या भी एक समान है, तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है। इसके अंदर देखो भी आप त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण देखो विराम अवस्था से प्रारंभ कर रहा है, आपको पता है भी त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर आपके पास में होता है v माइनस में u अपॉन में t, यानी जीरो विराम अवस्था से कोई चाल प्रारंभ करके और 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब आपकी प्रारंभिक जो चाल है, प्रारंभिक जो वेग है वो 0 हो जाएगा और अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और कितने सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर। तो यहां पे एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 30 माइनस 0, यानी 30 में से 0 हो जाएगा तो 30 ही बचेगा, और अपॉन में क्या 10 सेकंड में, तो ये आपके पास में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास में क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब आपको दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है तो गति का द्वितीय नियम, गति की द्वितीय समीकरण के द्वारा। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, ये होता है s बराबर होता है ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पे आपके पास में s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा u आपके पास में क्या है, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तो 0 को t के साथ में गुणा करवाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 प्लस में 1/2। और a आपके पास में कितना है भी, एक्सीलरेशन अभी निकाला आपने 3, तो इंटू 3, और t कितना आपके पास में, समय कितना लगा 10 सेकंड, और 10 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो ये आपके पास में कितनी बार कट जाएगा, तो ये 50 बार कट जाएगा, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो s बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी चीजें समझे क्या, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। भी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। और याद रखना, गतिज ऊर्जा कभी भी है वो ऋणात्मक नहीं होगी, भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। सर जी क्यों नहीं होती, क्योंकि यहां पे द्रव्यमान तो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, वेग ऋणात्मक होता है। अब वेग ऋणात्मक होगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, भी वेग के ऊपर है वो स्क्वायर लगी हुई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भी
तो इसीलिए याद रखना, गतिज ऊर्जा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का वो 1/2 mv² होता है। ठोस के अंदर कण है ना, वो ठोस के अंदर जो ठोस पदार्थ होता है, उनके जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल है वो ज्यादा होता है। आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण ठोस के कण है वो पास पास में होते हैं। ठीक है, तो उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान इतना होता नहीं है, तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। द्रव के अंदर है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो द्रव के अंदर है थोड़ा सा स्पेस होता है, द्रव के कणों के अंदर स्पेस पाया जाएगा। ठीक है, और यहां पे ठोस के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे द्रव के बीच में गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा होगी। और उसके बाद में अपन बात करें गैस की, तो गैस के अंदर है वो सबसे ज्यादा यहां पे रिक्त स्थान या फिर गैस के जो कण है उनके बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण गैस के जो कण है ना वो एक प्रकार से स्वतंत्र गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होगी? गैस के अंदर। गैस में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में द्रव में सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद में आपका ठोस हो जाएगा भी। और आपका जो प्लाज्मा है ना वो आपका इन दोनों के बीच में आ जाएगा भी, इन दोनों के बीच में द्रव और ठोस के बीच में प्लाज्मा आ जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा एक क्या है? तरल ही होता है भी। ठीक है, तो गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, ठोस के अंदर उससे कम, और द्रव में उससे कम, और ठोस में सबसे कम होती है भी। ठोस के अंदर है वो गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेंजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से में संग्रहित होते हैं। यह क्वेश्चन आपका GROUP ग्रुप D ALP और आपका TEC टेक्नीशियन 2024 और 2022 तीनों के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। पादपों के अंदर अपशिष्ट उत्पाद है वो विशेष तौर से रेंजिन और गोंद है वो विशेष रूप से कहां पे यहां पे स्टोर करके रखे जाते हैं? तो पुराने जाइलम के अंदर। और वैसे अगर आपसे पूछ ले भी पादप है वो अपना अपशिष्ट है वो कहां पे स्टोर करके रखता है, तो केसिकिया रसदानी यानी रिक्तिका है उसके अंदर यहां पे स्टोर करके रखेगा, बिल्कुल सही बात है। पत्तियां हैं उसके अंदर भी स्टोर करके रखता है भी। ठीक है, और मर्त कोशिका वाले जो उत्तक है इसके अंदर भी स्टोर करके रखता है। और कुछ जो अपशिष्ट है वो एक प्रकार से जड़ों के द्वारा है वो जमीन के अंदर भी त्याग देता है, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पे विशेष रूप से एक उत्पाद दिया, वो कौन सा दिया? एक तो रेंजिन और एक गोंद, ये है वो पुराने जाइलम के अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जल के साथ तीव्रता के साथ में अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जिसे अपन एक प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसकी अभिक्रिया है वो जल के साथ में करवा देंगे। तो सीमेंट का 50 से 60% जो बना हुआ भाग है वो किससे बना होता है? तो वो कैल्शियम ऑक्साइड का ही बना होता है भी। ठीक है, तो जैसे ही अपने इसके अंदर है वो जल मिलाया, जल मिलाने पर ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भी, जिसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। तो इसीलिए यहां पे देखो भी 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। और संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी आई हुई है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी के अंदर क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है, यानी जिस किसी अभिक्रिया को कराने के लिए या फिर किसी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ऊर्जा देना पड़े, वहां पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। एक होता है ऊष्माक्षेपी, जो अभिक्रिया होने के बाद में ऊष्मा उत्पन्न हो, वहां पे आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे एकल उत्पाद बना है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया जिस प्रकार से अवक्षेप बनेगा भी, जैसे अपन बात करते हैं भी ये हो जाएगा आपके पास में, जैसा कि बेरियम क्लोराइड का BaCl, बेरियम क्लोराइड का
BaCl2 प्लस में Na2SO4 बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट के साथ में अपक्रिया करवा दी, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस में 2NaCl। ये आपका क्या बन जाएगा, ये बेरियम सल्फेट है ना, ये आपका अवक्षेप अभी सॉलिड अवस्था केंद्र है, ये आपका अवक्षेप बनेगा सॉलिड अवस्था केंद्र जो कि जल केंद्र घुलनशील नहीं है। और इसके रंग की अगर मैं बात करूं तो ये सफेद रंग का अवक्षेप है, ये सफेद रंग का अवक्षेप है। और NaCl है, ये आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो यहां पे ये अभिक्रिया अगर आपसे पूछ ले भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा भाई, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भी, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है भी, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वहां पे आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अवक्षेप बनता है और रंग बदलता है भी। अपघटन अभिक्रिया आप समझ गए होंगे भी, अपघटन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भी, जिस प्रकार से AgCl है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, अब इसको क्या करते हैं अपन सूर्य के प्रकाश के अंदर खुला छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, ये आपका अपघटन अभिक्रिया है। जिस प्रकार से ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो ये भी क्या है, ये भी एक आपका अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा भी, ठीक है। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है इसको। आगे देखो, फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता है, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है फेरस सल्फेट वाला, ये ग्रुप डी के अंदर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, GROUP ग्रुप डी 2022 के अंदर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ALP के अंदर एक दो बार क्वेश्चन ये पूछा गया है 2024 वाले में, ठीक है, और ये आपका टेक्नीशियन के अंदर आ गया। अब देखो भी, फेरस सल्फेट होता है आपका FeSO4, फेरस सल्फेट होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है और प्लस में SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों क्या है, गैस है, दोनों क्या है, गैस है। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या आपका सॉलिड अवस्था के अंदर अवक्षेप है भी, ये क्या है, अवक्षेप है, ये चीज ध्यान में रखना आप, ये अवक्षेप है, सॉलिड अवस्था के अंदर है, जल के अंदर घुलनशील नहीं है भी ये। तो यहां पे कौन सा नहीं बनता ये पूछा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये जब अपन फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो H2SO4 जिसे अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये नहीं बनता भी। बाकी फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है भी, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, रसायनों का राजा बोल रहा हूं मैं, किंग ऑफ केमिकल यानी रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है। परिनालिका एक धारावाही परिनालिका, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको 4 बातें दे रखी है, उन बातों में से एक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं भी। इस प्रकार से ये एक आपकी सोलेनोइड है और इसके अंदर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो सभी बिंदुओं के ऊपर है वो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, एक समान होगा भी। सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। और सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होने के कारण इनकी अगर मैं बाहरी बात करूं तो यहां पे या तो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होगा या फिर शून्य मानेंगे, या फिर इसे शून्य मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्स के अनुदिश और एक दूसरे के समांतर होता है, बिल्कुल सही है भी, एक्स के अनुदिश और एक दूसरे के समांतर होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना वो कभी भी किसी भी बिंदु के ऊपर काटेगी नहीं भी, एक दूसरे के समांतर होगी भी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो एक दूसरे के समांतर होगी, कभी भी काटेगी नहीं। और प्रणालिका के अंदर है वो क्या होंगे, सभी बिंदुओं के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है वो समान होगा, बिल्कुल सही बात है। प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो प्रणालिका के अंदर है वो एक समान होगी, बिल्कुल सही बात है।
दीर्घवृत्तीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। परिनालिका की अगर मैं बात करता हूं, परिनालिका के अंदर है वो दीर्घवृत्तीय नहीं होगा भी। इस प्रकार से ये आपकी सोलेनोइड है, थोड़ा सा सीधा बना देते हैं इसको, ये आपकी सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड के अंदर क्या होता है भी, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो दीर्घवृत्तीय नहीं होती, इस प्रकार से प्रवल्य आकार की होती है भी। इस प्रकार से क्या होती है, प्रवल्य आकार की होती है, दीर्घवृत्ताकार अपन नहीं बता सकते भी, दीर्घवृत्ताकार नहीं होती, इस प्रकार से प्रवल्य आकार की होती है भी, या फिर ये बोल सकते हैं वल्य आकार की होती है, एक रिंग साइज की होती है, ठीक है, वर्ताकार नहीं होती भी। अब यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 12 ओम प्रतिरोध के एक चालक में से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो चालक में विभवांतर किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है भी, IR होता है भी। आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो इसी फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगा। अब V यानी विभवांतर, I का मान कितना 2 एम्पीयर है, इंटू R का मान कितना है 12 है, तो यहां पे आपके पास में 12 दूनी 24 वोल्टेज, कितना विभवांतर आ जाएगा 24 वोल्टेज, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उसे उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था भी, बल 3 कंडीशन होती है बल की, बल है कार्य है 3 कंडीशन होती है। कार्य है वो आपका शून्य भी हो सकता है, कार्य आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य आपका धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। कल वाली क्लास में बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है, यानी जिसे अपन वर्क लिखते हैं, वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको, एफ डी होता है। W बराबर क्या होता है, एफ डी होता है। तो W बराबर F कितना है, 5 न्यूटन का बल लगाया और उसकी आरंभिक स्थिति में 3 मीटर विस्थापन हो गया, तो बल लगाया 5 न्यूटन का, विस्थापन हो गया 3 मीटर का, तो यहां पे टोटल जो बल लगा, टोटल जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, टोटल कार्य 15 जूल हो गया। टोटल जो कार्य है वो कितना हो गया, 15 जूल, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूवेनहोक ने की थी 1674 के अंदर, 1674 के अंदर। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। 1831 में केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में कोशिका सिद्धांत दिया था भी। कोशिका सिद्धांत, इसको अपन बोल सकते हैं भी कोशिका विभाजन की खोज की थी, कोशिका विभाजन की खोज की, ठीक है। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, कोशिका विभाजन की खोज है वो रुडोल्फ विर्चोव ने की थी 1855 में। और 1858-59 के साथ में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जो नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है भी, ये बताया था। इसीलिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोला जाता है, ये कोशिका सिद्धांत होता है भी। कोशिका सिद्धांत में बताया गया भी जो नई कोशिका विकसित हुई, जो नई कोशिका का जन्म होता है वो पहली वाली कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा उसका क्या होता है, जन्म होता है भी। ये इससे पहले कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और सवान के द्वारा, स्लाइडेन व सवान, स्लाइडेन और सवान के द्वारा 1838-39 के अंदर है वो ये कोशिका सिद्धांत दिया गया था। लेकिन इनका कोशिका सिद्धांत है वो कुछ दिन ही चल पाया, आगे है वो नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि स्लाइडेन और सवान भाई साहब ने ये नहीं बताया था भी जो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, इसकी बारे में है वो रुडोल्फ भाई साहब ने बताया था। 1855 में कोशिका विभाजन की खोज की, और कोशिका विभाजन के बाद में 1858-59 के अंदर है
वो इन्होंने बताया भी ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है भी। अब देखो भी रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी भी। मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल वॉल की खोज किसने की? कोशिका भित्ति की खोज है वो ल्यूवेन हुक ने ये रॉबर्ट हुक ने की थी भी। ठीक है, तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूवेन हुक ने 1674 में की थी तालाब के पानी में। और जीवाणु की खोज है वो भी ल्यूवेन हुक ने की थी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी, यदि एक स्नायु 2 अस्थियों को जोड़ती है, स्नायु को अपन क्या बोल सकते हैं? स्नायु। अब इसका है ना बहुत बार है वो नाम इंग्लिश में आ जाता है भी। स्नायु को अपन है वो लिगामेंट बोलते हैं भी, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट बोला जाता है। तो स्नायु से स्नायु और से समान, तो स्नायु क्या करेगा? समान को जोड़ेगा, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा। दोनों समान है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वो स्नायु करता है। से स्नायु से समान अंगों को जोड़ेगा, तो ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। बाकी बच गया मांसपेशियों को अस्थि से कौन जोड़ेगा? वो कंडरा जोड़ेगा भी, कंडरा, जिसे टेंडिल बोलते हैं भी। टेंडिल या फिर टेंडन बोल सकते हैं इसको, टेंडन। ठीक है, इसे इंग्लिश में टेंडन बोला जाता है, टेंडन। तो यहां पे कंडरा क्या करता है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। एक पौधा है वो, जैसे अपन छुई मुई का पौधा है, छुई मुई के पौधे को अपन टच करते हैं तो वो अपनी पत्तियों को झुका देता है या फिर अपनी पत्तियों को हिलाता है। क्यों हिलाता है? पहले उनकी पत्तियां वो कड़क होती है और जैसे ही अपन क्या है उसको टच करते हैं, टच करते ही स्पर्श करने पर ही सुई मुई की पत्तियां है वो नीचे की ओर झुक जाती है भी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है भी उसमें पानी की मात्रा को बदल देता है। वो पानी की मात्रा को बदल देने के कारण है वो पौधे में, जैसे ही अपन छुई मुई के पौधे के अंदर पानी होता है और जैसे ही अपन उसको टच करेंगे, टच करने पर जो छुई मुई के पौधे का जो तना है ना वो एक प्रकार से बोल सकते हैं भी हार्मोन या फिर कुछ एंजाइम स्रावित करता है। और वो एंजाइम क्या करते हैं? वो एंजाइम है वो उन पौधे की पत्तियों को मजबूर करते हैं पानी को त्यागने के लिए। पानी का दबाव बना है, इसीलिए उनमें कड़क उत्पन्न होती है। कड़क उत्पन्न है, एक प्रकार से पत्तियां है वो एकदम कड़क है। क्यों है? क्योंकि वहां पे पानी का दबाव है वो प्रॉपर है। लेकिन हम जैसे ही हाथ लगाएंगे, हाथ लगाने के बाद में तने से क्या है एक रसायन उत्पन्न होगा और वो रसायन है वो पौधे की पत्तियों को क्या कहेगा? पौधे की पत्तियों को मजबूर कर देगा पानी को त्यागने के लिए। तो पानी की मात्रा को पानी की मात्रा को बदलने के लिए वो वहां पे एक प्रकार से उसको मजबूर करेगा भी। जो भी टर्गर दाब है, टर्गर दाब वही बोलते हैं पानी का जो प्रेशर है एकदम बना हुआ है पत्ती के अंदर, पत्ती एकदम कड़क है और जैसे ही अपन हाथ लगाएंगे जो टर्गर दाब है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का जो दबाव है वो कम हो जाएगा और पानी का दबाव कम हो जाएगा तो जो पत्तियां है ना वो नीचे की ओर झुक जाएगी भी। तो इसीलिए वो पत्तियां हैं वो हमें हिलती हुई दिखाई देगी। तो यहां पे पानी के दबाव को कम कर या फिर पानी की मात्रा को बदल करके है जो सुई मुई का जो पौधा है या फिर जो भी पौधे हैं वो अपनी पत्तियों को हिलाते हैं। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, धारावाही प्रणालिका के अंदर एक मृदु लोहा दंड डाला जाता है। जब मृदु लोहे से बने दंड को प्रणालिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखो भी, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मृदु लोहा होता क्या है। मृदु लोहा एक ऐसा लोहा होता है, मृदु लोहा एक ऐसा लोहा होता है जो क्या करता है, जो कि एक प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आसानी से क्या कर देगा? आसानी से चुंबकित हो जाएगा भाई, आसानी से चुंबकित हो जाएगा। और जैसे ही इसमें क्या है
मृदु लोहे के अंदर है वो धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आसानी से चुंबकित हो जाएगा, और धारा जैसे ही अपन धारा बंद करेंगे तो ये आसानी से विचुंबकित हो जाएगा। तो जो लोहा आसानी से चुंबकित हो जाता है और आसानी से विचुंबकित हो जाता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मृदु लोहा बोलते हैं। अब जब मृदु लोहे को अपन प्रणालिका बना रखी है इस प्रकार से, ये प्रणालिका है हमारी, और इस प्रणालिका के अंदर है वो उस मृदु लोहे के टुकड़े को इस प्रकार से छोड़ देते हैं। छोड़ने के ऊपर क्या है भी, जैसे ही अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो टुकड़ा है वो एक प्रकार से क्या है, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो यहां पे अपने पास में जो प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी चीजें समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी, यदि आपकी नाक अवरुद्ध है, यदि आपकी नाक है वो क्या है, अवरुद्ध है यानी बंद है, तो घ्राण इंद्रियां किसका पता लगाने में सक्षम नहीं है। यानी स्वाद का पता कौन लगाता है, जीभ है वो स्वाद का पता लगाता है भी, ठीक है। और चलने का पता कौन लगाता है, चलने का पता है वो अपन ये बोल सकते हैं स्वेद ग्रंथियां है वो चलने का पता लगाता है, ठीक है। या फिर अपन ये रख सकते हैं जैसे आंखें हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं आंखें, ये चलने का पता लगाती है। गंध और श्रवण यानी सुनने का हमारे कान जो इंद्रियां हैं, कान की जो इंद्रियां वो सुनने का पता लगाती है भी। लेकिन गंध का जो पता है वो हमारी नाक लगाती है भी। नाक की जो इंद्रियां हैं वो क्या करती है, वो गंध का पता लगाती है भी, किस प्रकार से सुगंध आ रही है या फिर दुर्गंध आ रही है, तो उस चीज का पता हमारी नाक लगा पाती है। जब हमारी नाक ही क्या है, अवरुद्ध है, बंद है, तो हम घ्राण इंद्रियां किसका पता नहीं लगाएगी, तो हमारी नाक है वो गंध का पता नहीं लगा पाएगी भी। एक तो एक प्रकार से स्मेल आ रही है, या फिर ये बोल सकते हैं भी गंध आ रही है, ठीक है ना, किस प्रकार की गंध आ रही है उस चीज का पता हमारी नाक लगाती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल के साथ बंधे होते हैं भी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल के साथ बंधे होती हैं, तो लोहे की छड़ का, या फिर कलम की स्याही, या फिर इत्र, या फिर पानी। तो इत्र के अंदर है ना, इत्र के अंदर है वो कण है वो बहुत ही कम बल के साथ बंधे होते हैं, बहुत ही कम बल के साथ है वो बंधे होते हैं। उसके बाद पानी की बात कर लो, चाहे कलम की स्याही की बात कर लो, दोनों ही क्या है भी लिक्विड है, तो यहां पे भी क्या है, बल है वो सबसे कम है भी, यहां पे भी बल कम है। लेकिन लोहे की छड़ी है, लोहे की छड़ी के बीच में, लोहे की छड़ी में क्या आता है भी, जो कण होते हैं, लोहे की छड़ी है वो एक प्रकार से सॉलिड है, और जो कण होंगे वो कण क्या है भी, इसमें बहुत ही पास में होंगे, यानी एक दूसरे को इतनी एक प्रकार से इतनी मजबूती से पकड़े होंगे कि लोहे के टुकड़े को अगर आप काटने लग जाओगे ना, या फिर तोड़ने लग जाओगे, तो बहुत ही ये बोल सकते हैं भी नए के बराबर ही टूटेगा भी, नए के बराबर ही टूटेगा। तो यहां पे लोहे की छड़ी के बीच में, लोहे की छड़ी है उस पदार्थों के कण है वो क्या है, अधिकतम बल के साथ एक साथ बंधे होते हैं भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, किसी पिंड के द्रव्यमान, और कोई पिंड का द्रव्यमान है और भार का अस्थायी मात्रक ज्ञात करो। भी द्रव्यमान तो आपको पता है भी, एम से डिनोट करते हैं मास, और इसका जो मात्रक होता है वो केजी होता है भी, किलोग्राम होता है, ठीक है। भार को अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपके पास में, डब्ल्यू बराबर आपके पास में होता है भी एम इंटू जी, एम इंटू जी है। एम यहां पे क्या है, द्रव्यमान है, और जी यहां पे क्या है, तो जी यहां पे गुरुत्वीय त्वरण है भी। तो डब्ल्यू फॉर्मूला, वेट का जो फॉर्मूला है, भार का फॉर्मूला है वो एम जी हो जाएगा। और यहां पे भार है वो किस में मापा जाता है, न्यूटन के अंदर मापा जाता है, न्यूटन के अंदर। तो आपका हो जाएगा केजी, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, और भार का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। और न्यूटन है ना, ये बल का भी मात्रक होता है, बल का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है।
और ये सेकंड है, ये समय का मात्रक होता है। सेकंड समय का मात्रक होता है। केजी आपको पता चल गया, द्रव्यमान का मात्रक होता है। ग्राम है, वो भी एक प्रकार से द्रव्यमान का ही मात्रक होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है, तो इस संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। आपको पता है भी यहां पे मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v अपॉन में u। v अपॉन में u ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। किसका, लेंस का। लेंस के अंदर माइनस का निशान नहीं आएगा। दर्पण की अगर मैं बात करूं तो दर्पण के अंदर है वो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन में u हो जाएगा भी। अब v क्या है, तो v यहां पे प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, यहां पे बिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, v अपॉन में u। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर है वो इनके नोट्स मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और एक इसके ऊपर है वो नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, वहां पे तीनों के कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और उनकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इन तीनों नोट्सों को कंप्लीट रीड कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको साइंस के अंदर है वो और कोई भी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है भी। ठीक है, साइंस के अंदर ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं। ग्रुप डी में आप 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन है वो सही करके आओगे भी, लेकिन शर्त ये है भी आपको ये तीनों के तीनों नोट्स है वो कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे भी। ठीक है, सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन है वो आपको इसी नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो भी इसमें क्या देखा है, कौन सा या फिर कौन से तने जो जड़ों की वर्दी वाले भागों में विद्यमान रहता है, कौन से तने और जड़ों के वर्दी वाले भागों में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में भी वृद्धि करता है। तो तने और जड़ों की वर्दी वाले भागों में विद्यमान रहता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है, तो वो आपका होता है विभज्योतक। कौन सा होता है, विभज्योतक होता है। अब सर जी विभज्योतक कौन सा, अब विभज्योतक है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है भी लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा होता है चौड़ाई के अंदर वृद्धि करता है, चौड़ाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और तीसरा इसका होता है जो कि इंटरनोड, यानी ये बोल सकते हैं ये एक छोटा सा पौधा है, उसकी जो टहनियों के बीच में जो गैप आता है वो अब तो ये क्या कम है, लेकिन जैसे ही पौधा विकसित होगा तो इनके बीच में जो गैप है ना वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा अंतर्विष्ट विभज्योतक हो जाएगा, जो कि कोई काम ये काम में नहीं आएगा, अभी इंटरनोड के लिए है। लेकिन इसने एक हिंट दिया आपको, तने और जड़ों में वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई के अंदर वृद्धि कौन सा करता है, तो केवल शीर्षस्थ विभज्योतक है ना, ये क्या करता है, लंबाई के अंदर वृद्धि करता है। पार्श्वीय विभज्योतक का ये चौड़ाई में वृद्धि करता है। जैसे तने को मोटा करना है, जड़ को मोटा करना है, तो वो पार्श्वीय विभज्योतक करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा उत्तक अंतिम कार्य करेगा, तो ये आपका पेशीय उत्तक हो जाएगा। भी पेशीय उत्तक है वो गति में सहायक होता है। भी पेशीय उत्तक है वो गति के अंदर है वो सहायक होता है। तो गतिविधि या फिर गति उत्पन्न करने के लिए कौन सा उत्तक सहायक है, तो पेशीय उत्तक। और पेशीय उत्तक के अंदर है वो एक विभिन्न प्रकार, यानी इसमें क्या पाया जाता है, पेशीय उत्तक के अंदर है वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं प्रोटीन पाया जाता है, एक प्रकार से प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या है, इसमें गति होती है, ये सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण ये गति उत्पन्न होती है। भी अब विभज्योतक उत्तक है जिसके इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया भी, ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है विस्तृत विभज्योतक, जो कि तने
अब शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये क्या करेगा, लंबाई के अंदर वृद्धि करेगा। दूसरा पार्ट इसका आता है पार्श्वीय विभज्योतक। अब पार्श्वीय विभज्योतक है, ये क्या करेगा, ये मोटाई के अंदर वृद्धि करेगा भी। जैसे तने को मोटा करना है तो पार्श्वीय विभज्योतक है वो वहां पे कार्य करेगा। एक होता है आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये क्या करेगा, ये जैसे इंटरनोड होते हैं ना, इंटरनोड के बीच में जब पौधा छोटा होता है तो उस समय इंटरनोड के बीच में स्थान है वो कम होता है, लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा हो जाता है तो इंटरनोड टहनियों के बीच में क्या है, गैप ज्यादा हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होता है भी। स्योंजी उत्तक है, स्योंजी उत्तक भी आपका एक प्रकार से ये रक्त है, वो भी क्या है, एक स्योंजी उत्तक है, रक्त हो गया। और इस प्रकार से उपास्थि उत्तक है, ये भी क्या है, एक स्योंजी उत्तक है। उपास्थि उत्तक का मतलब आप समझते हो भी, कान है ना, कान किसके बने होते हैं, तो वो भी उपास्थि उत्तक के बने होते हैं। कान है आपके, कंठ के अंदर भी उपास्थि उत्तक पाया जाता है। और उसके बाद में नाक के अंदर भी उपास्थि उत्तक पाया जाता है। और श्वास नाल है, इसके अंदर भी क्या है, उपास्थि उत्तक पाया जाता है। जो कि श्वास नाल के अंदर कंठों के हाथ लगा के देखो आप, सी आकार के छल्ले मिलेंगे आपको। तो वो क्या करते हैं भी, जैसे अपन सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसमें सांस नाल को पिचकने से रोकता है भी, ये पिचकने नहीं देता भी, ठीक है। तो हमारे कान के अंदर है वो, आप देखो भी ये एक प्रकार से अकड़ा हुआ सा कान है, और इसको आप जैसे ही आप इसको हाथ लगाते हैं या फिर इधर उधर उसको घुमाते हैं तो ये घूम जाता है, लेकिन वापस क्या है, उसी कंडीशन में वापस आ जाता है। ये नहीं है भी आपने कान को थोड़ा सा घुमाया तो वो उसी कंडीशन में रह गया, ये क्या है, वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में ही आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उपास्थि उत्तक पाया जाता है। आप अपनी नाक को थोड़ा सा हाथ लगा के देखो या फिर हिला के देखो इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, तो आपकी जो नाक है ना वो वापस उसी कंडीशन में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर उपास्थि उत्तक पाया जाता है, ठीक है। और उपास्थि उत्तक है ना, ये आपका स्योंजी उत्तक का ही उदाहरण है भी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था भी, कौन सा स्योंजी उत्तक है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वो आपका रक्त स्योंजी उत्तक है, वो तरल अवस्था में पाया जाता है। और ये ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। एपिथेलियम उत्तक है ना, एपिथेलियम उत्तक को उपकला उत्तक ही कहा जाता है। और एपिथेलियम उत्तक है ना, ये आपके 4 प्रकार के हैं भी। एपिथेलियम उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, जो कि अपन यहां पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसकी। पहला आपका होता है भी सल्की एपिथेलियम उत्तक, सल्की एपिथेलियम उत्तक या फिर उपकला उत्तक, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट होता है वो होता है घनाभाकार उपकला उत्तक। और तीसरा इसका प्रकार होता है वो होता है स्तंभाकार उपकला उत्तक, या फिर इसको दूसरा नाम इसका होता है पक्षमाभ, या फिर इसे बोल सकते हैं पक्षमाभ उपकला उत्तक हो जाएगा। और चौथा इसका होता है सत्रित सल्की उत्तक, ठीक है। अब सल्की उपकला उत्तक से क्या क्या बना होता है, ये एक प्रकार से प्लेट साइज का होता है भी, प्लेट जैसा होता है, पतला होता है और चपटा होता है भी इस प्रकार से, ठीक है। और ये स्तंभाकार, ये आपका जो घनाभाकार है ये घनाभ जैसी आकृति का होता है, और ये स्तंभाकार होता है, ये थोड़ा सा लंबा साइज का होता है। और ये आपका सत्रित सल्की उत्तक है, इसमें बहुत सारी लेयर पाई जाती है भी। अब सल्की उपकला उत्तक है ना, इससे आपका जो एक प्रकार से बोल सकते हैं भी कुपिका है, कुपिका का जो अस्तर है वो किसका बना होता है, सत्रित सल्की उत्तक का बना होता है। और रक्त वाहिका का जो अस्तर बना होता है वो किसका बना होता है, सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। घनाभाकार उपकला उत्तक से क्या बना होता है, तो घनाभाकार उपकला उत्तक से वृक नलिका का जो अस्तर है वो किसका बना होता है, घनाभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। और जो लार ग्रंथियां या फिर लार नलिका का जो अस्तर बना होता है वो किसका बना होता है, घनाभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। स्तंभाकार या फिर पक्षमाभ उपकला उत्तक है, इससे क्या बना होता है,
इससे आपका बना होता है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी जैसे आंत है, आंत का जो अस्तर बना होता है ना, आंत का, वो स्तंभाकार या फिर पक्षमाभ उपकला उत्तक से बना होता है, या फिर ये हो सकता है ये आपका सवसनिका या फिर श्वासनाल, श्वासनाल है, वो किसका बना होता है, स्तंभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। आपका जो मुख है ना, मुख चेहरा है, वो किसका बना हुआ है, सतृष स्थल की उत्तक का बना होता है। और ये जो आपका त्वचा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टेक्नीशियन के अंदर, त्वचा है वो भी सतृष स्थल की उपकला उत्तक का बना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सतृष स्थल की उपकला उत्तक के अंदर है वो 4-5 लेयर यानी स्तर पाए जाते हैं, 4-5 लेयर पाए जाती हैं। तो जहां पे जो भी घर्षण का जो कार्य होता है ना, वहां पे कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो सतृष स्थल की उपकला उत्तक पाया जाता है। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे चले। पक्षमाभ का मतलब होता है भी इसमें जैसे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जैसे हमारे नाक के अंदर है वो एक प्रकार से बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है ना नाक के अंदर, जो कि धूल है और जो भी कण है, महीन जो कण है, उनको जाने नहीं देती, उनको रोक देती है भी, ठीक है। तो ये पक्षमाभ होते हैं भी, और ऐसे ही पक्षमाभ है वो हमारी आंत के अंदर भी पाए जाते हैं भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा, पेशीय उत्तक हो जाएगा, जो कि गति के लिए महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका ग्रुप डी के अंदर और एएलपी 2024 के अंदर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो रेखाएं होगी। ये क्वेश्चन मैथ का आ गया अभी, ये क्वेश्चन आपका क्या आ गया, मैथ का आ गया। इसमें बोल रहा है भी यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होगी भी, एक तो समांतर होगी या फिर काटेगी या फिर संपाती होगी, ये बताना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं भी। यहां पे ये आपके पास में हो जाएगा A1/A2, ठीक है, बराबर है A1, ये हो जाएगा B1/B2। अगर यहां पे A1/A2 और B1/B2 अगर ये बराबर नहीं है तो ये हमेशा क्या होगी, ये बोल रहा है भी यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं हमेशा क्या करेगी भी, प्रतिच्छेदी करेगी, हमेशा है वो आपका प्रतिच्छेदी करेगी। दूसरा इसके अंदर इसका एक हल होगा भी, एक हल होगा। और दूसरे इसके अंदर कंडीशन बनती है A1/A2 और बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। अगर ये कंडीशन बनती है तो इसका कोई हल नहीं होगा भी, कोई हल नहीं होगा। रेखा क्या होगी भी, समांतर होगी। इसमें रेखाएं हैं वो समांतर होगी और इसमें एक हल होगा और इसमें रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदी करेगी। तीसरी कंडीशन इसकी आती है भी A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। ये कंडीशन आ जाए तो भाई, तो इसके अनेक हल होंगे भी, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे और रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। हमेशा रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तो इसके अंदर है, अब यहां पे आपके पास में इसका आंसर बन रहा है प्रतिच्छेदी और संपाती। अब इसका मतलब समझो भी, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है भी एक हल निकलेगा आपके पास में, प्रतिच्छेदी का मतलब होगा भी एक हल निकलेगा। और आपका संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है अनेक हल निकलेगा, अनेक हल निकलेंगे। और दोनों के दोनों ये मान किस में आते हैं, ये मान दोनों के दोनों संगत में आते हैं, दोनों के दोनों है वो संगत में आते हैं। तभी यहां पे इसने लिखा है भी प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती, यानी प्रतिच्छेदी में भी हल निकलेगा और संपाती होगा उसमें भी हल निकलेगा। और दोनों के दोनों इसने क्या दे रखा है, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत हो तो दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, संगत में आ रहे हैं, तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं है वो प्रतिच्छेदी या फिर संपाती होगी। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है। सुमेलित कौन सा, तरबूज है वो आपका उभयलिंगी नहीं होता भी। तरबूज उभयलिंगी का मतलब क्या होता है भी, उभयलिंगी का मतलब होता है भी एक प्रकार से द्विलिंगी, द्विलिंगी, दो लिंग जिसके अंदर हो वो द्विलिंगी होता है भी।
पपीता है वो भी आपका उभयलिंगी नहीं होता भी, और एकलिंगी पुष्प सरसों भी एकलिंगी नहीं होता भी, और एकलिंगी पुष्प तरबूज, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर थोड़ा सा समझना आप है भी, उभयलिंगी या फिर इसे अपन बोल सकते हैं द्विलिंगी, कौन कौन से होंगे? तो आपकी एनसीईआरटी में एक तो दे रखा है सरसों, और वही पूछा है, सरसों है वो आपका द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी होता है, और गुड़हल ये क्या होते हैं? ये आपके उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी होते हैं। दूसरी बात, एकलिंगी पुष्प कौन सा होता है? तो एक तो तरबूज का होता है, तरबूज, और एक आपका पपीता, इनके क्या होते हैं भी? एकलिंगी पुष्प होते हैं भी, जिसके अंदर एकलिंगी का मतलब समझते हो क्या? एक ही जनन अंग हो, यानी या तो फिर मादा जनन अंग होगा या फिर नर जनन अंग होगा, दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों हैं उसे उभयलिंगी बोलते हैं भी। एक ही पुष्प के अंदर दोनों जनन अंग पाए जाए, नर और मादा दोनों, वहां पे उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी होगा, जो कि सरसों और गुड़हल होता है। तरबूज है वो एकलिंगी होता है, या तो इसके अंदर है वो आपका नर जनन अंग मिलेगा या फिर मादा जनन अंग मिलेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है? पेंटेन का सही सूत्र कौन सा है? देखो अभी मैंने आपको बहुत बार बताया अभी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब पेंट आगे आ जाएगा हेक्स, और उसके आगे आ जाएगा हेप्ट, ठीक है, इस प्रकार से चलता जाएगा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। अब मैथ का मतलब होता है उसमें 1 कार्बन है, एथ का मतलब है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। यानी नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इसको सेट कर दिया मैंने। अब एक होता है आपके पास में श्रेणी एल्केन श्रेणी, एक होता है एल्किन श्रेणी, और एक होता है आपके पास में एल्काइन श्रेणी। अब इसके अंदर समझो भी, अगर एल्केन का सदस्य बनाना है तो एन लगाना पड़ेगा, जैसे मैथ के अंदर है वो एन में जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? मेथेन, ठीक है। इसी प्रकार से एथ के अंदर अगर मैं एन जोड़ूंगा तो एथेन बन जाएगा, और इसी प्रकार से प्रोप के अंदर अगर एन जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एल्किन में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? इन जोड़ना पड़ेगा, जैसे प्रोपेन के अंदर अगर इन जोड़ूंगा तो ये प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन, इन की ई की मात्रा जी प्रोपीन बन जाएगा। इसी प्रकार से पेंट के अंदर में एन जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पेंटेन बनेगा, ठीक है। और अगर इसमें इन जोड़ दूं तो ये बन जाएगा पेंटीन, और आयन जोड़ दूं तो पेंटाइन बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब इनका प्रत्येक का फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n और +2। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। अब इसके अंदर देखो भी पेंट है, पेंट के अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन होते थे, इसके अंदर रख दो भी, क्योंकि पेंट के अंदर एन लगाया तो पेंटेन बना, और पेंटेन का ही आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो C5 आ गया, और उसके हिसाब से 5 2 10 और 10 और 2 12, तो यहाँ पे H12 आ जाएगा। तो C5H12 जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी, प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई में पानी का तापमान 298 केल्विन देखा। यह तापमान सेल्सियस इकाई में परिवर्तित होकर कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे सभी तापमान है वो किस प्रकार से चेंज करते हैं। C/5 और बराबर है, और ये हो जाएगा आपके पास में फारेनहाइट माइनस में 32/9 बराबर है र्यूमर/4 बराबर है, और ये आपके पास में हो जाएगा केल्विन माइनस में 273
बटे 5, ये चीजें होती है भी। और दूसरी बात आपको क्या है, केल्विन और सेल्सियस के अंदर परिवर्तित करना है। तो आपको पता है भी केल्विन तो 0 डिग्री से शुरू होता है और कहां तक चलता है, 100 डिग्री तक चलता है। और आपको पता है भी जो आपका ये केल्विन है वो 273 से चलता है भी, 273 से चलता है और 373 पे जाके खत्म होता है। कहने का मतलब इसके भी बीच में 100 डिग्री का गैप है और इनके भी बीच में क्या है, 100 का गैप है। तो यहां पे आप केल्विन को जब सेल्सियस के अंदर चेंज करो तो आपको क्या करना है, 273 माइनस कर देना है, 273 माइनस कर देना है। तो 298 में से 273 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में, 5 और ये 25, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। और या आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर सकते हो भी, फॉर्मूले से आप कर सकते हो। यहां पे गैप बराबर था, 100 डिग्री इधर है, 100 डिग्री इधर है, तो मैंने ये इस प्रकार से डायरेक्ट कर दिया। नहीं तो आप फॉर्मूले में रख दो भी C/5 बराबर में आपके पास में क्या है, केल्विन माइनस में 273/5। अब इनको आप वज्र गुणा करवाओगे, पहले आप मान रखो, इसके अंदर मान रखोगे तो केल्विन आपके पास में कितना है, 298 केल्विन है भी, तो 298 केल्विन रख दो, 298 और ये आपके पास में यहां पे मान रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर। आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो 298 माइनस में 273 और अपॉन में 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 298 में से 73 जाएगा, 273 माइनस करोगे तो C बराबर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इतना ही करना है आपको, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 20 में। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल निकासी की प्रक्षिप्त प्रावस्था। मैंने आपको बताया था प्रक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था है और एक आपकी प्रक्षेपण माध्यम है। ऑटोमोबाइल निकासी का मतलब समझते हो क्या, धुआं की बात कर रहा है, ये धुआं की बात कर रहा है। धुआं है वो आपका, धुआं है, धूल है, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आप जब गैस के अंदर है वो ठोस को मिलाते हो, गैस के अंदर जब ठोस मिलाते हो तो कौन सी कंडीशन बनती है आपकी, एरोसोल की बनती है, और उसमें आपका धूल आ जाता है, धुआं आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे गैस के अंदर ठोस मिला रहे हैं, तो गैस क्या है, प्रक्षेपण माध्यम है, गैस प्रक्षेपण माध्यम है, और इसके अंदर मिला क्या रहे हैं, ठोस मिला रहे हैं, तो जो मिला रहे हैं वो आपका प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये होती है भी, एरोसोल की दूसरी कंडीशन ये होती है जब आप गैस के अंदर द्रव मिला रहे हैं, गैस के अंदर द्रव मिला रहे हैं तो आपका एरोसोल बनेगा, और उसके अंदर है वो आपका एग्जाम्पल होता है भी बादल है, कोहरा, ठीक है, धुंध है, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये आपके एरोसोल के एग्जाम्पल है। लेकिन ये एरोसोल बनेगा कब, जब गैस के अंदर द्रव मिलाओगे, तो गैस यहां पे क्या हो जाएगी, आपकी प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगी। द्रव को मिला रहे हैं तो इसका मतलब द्रव आपका क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी। द्रव प्रक्षिप्त प्रावस्था, द्रव मिला रहे हैं, गैस में मिला रहे हैं, तो ये प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये दोनों आप चीजें ध्यान में रखना। फिर बादल, कोहरा, धुंध है, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये भी एरोसोल के एग्जाम्पल है। धुआं है, धूल के कण है, ये भी किसके एग्जाम्पल है, तो ये भी आपके एरोसोल के एग्जाम्पल है। 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर नाम दोनों सेम दे रखे हैं, एरोसोल ऊपर वाले को बोलता है, नीचे वाले को भी एरोसोल बोलता है ये, ठीक है। तो यहां पे इसने प्रक्षिप्त प्रावस्था पूछी है, तो प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसको मिला रहे हैं वो प्रक्षिप्त प्रावस्था, और जिसमें मिला रहे हैं वो आपकी प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो यहां पे ठोस हो जाएगा भी, ठोस प्रावस्था, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पौधे का निम्न में से कौन सा भाग सदैव नीचे की ओर बढ़ता है। तो नीचे की ओर बढ़ने वाला, सदैव नीचे की ओर बढ़ता है, वो कौन सी है, तो जड़े, जो कि गुरुत्वानुवर्तन गति होती है, इनकी गति कौन सी होती है, गुरुत्वानुवर्तन गति होती है, ठीक है। तो नीचे की ओर हमेशा और हमेशा कौन बढ़ती है, तो आपकी जड़ें बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। एक आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखो भी, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी, जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो क्लास को लाइक कीजिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और एक बढ़िया सा कमेंट है वो पिन कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो भी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर नहीं करते हो आप क्लास को, तो ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लासों को शेयर भी किया करो ताकि पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी। आपको पता है भी पढ़ने और पढ़ाने का मजा कब आता है, जब पढ़ने वाले होते हैं। और पढ़ने वाले कब आएंगे, जब आप अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करोगे। ठीक है, तो यहां पे 63 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किसी विलयन में विलय को घोलते समय, कोई विलयन है उसके अंदर विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप के ऊपर घोल में अधिकतम विलय को और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता तो उसे क्या कहा जाता है। अब एक तो कंडीशन आपकी ये बन गई भी, एक निश्चित तापमान दे दिया भी, जैसे मान लो भी आपके पास में 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया भी, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है वो आपने पानी के अंदर इतना नमक घोल दिया कि और नमक उस पानी के अंदर घोल ही नहीं रहा है, और नमक है वो उस पानी के अंदर घुल ही नहीं रहा है, तो वो एक कंडीशन होगी। दूसरी बात ये होगी भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर भी एक ऐसा विलयन है जिसके अंदर अपन नमक और भी घोल सकते हैं, एक वो विलयन है। तो जिसके अंदर और नहीं घोला जा सकता उसे तो अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। जिसके अंदर अपन और कुछ नहीं घोल सकते, विलय को और नहीं घोला जा सकता, वो संतृप्त हो गया। और जिसके अंदर विलय को और घोला जा सकता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, एक असंतृप्त विलयन हो जाएगा। चीजें समझे क्या, असंतृप्त विलयन यानी जो आपका संतृप्त विलयन होता है ना, उसको असंतृप्त विलयन के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको ठंडा करके। ये चीज ध्यान में रखना, ठंडा करके यानी संतृप्त विलयन को ठंडा करके क्या किया जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन के अंदर है वो चेंज किया जा सकता है। दूसरी बात आपकी आती है निलंबन की। निलंबन का एग्जांपल समझो। निलंबन क्या होता है, तो निलंबन होता है भी जिस प्रकार से पानी है, पानी का गिलास लो और पानी के गिलास में हमने क्या है, मिट्टी मिला दी, पानी के गिलास में मिट्टी मिला दी, या फिर पानी के गिलास के अंदर है वो हमने लोहे का चूर्ण मिला दिया, तो वो आपका क्या बन गया, निलंबन विलयन बन गया। और निलंबन कब बनता है, जब द्रव के अंदर वो ठोस को घोला जाता है। जब द्रव के अंदर ठोस को घोला जाता है तो वहां पे आपका निलंबन विलयन बनता है भी। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, अस्थायी होता है भी। निलंबन विलयन है वो अस्थायी होता है और ये विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है, अस्थायी होता है, और ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। कोलाइडी विलयन है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में दूध है वो एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन एक क्या है, स्थायी होता है भी आपका। ये क्या होता है, स्थायी विलयन होता है। और ये आपका विषमांगी विलयन होता है, विषमांगी होता है, और इनके कणों को अपन है वो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और ये प्रकाश के मार्ग को फैलाता है, प्रकाश के मार्ग दिखाई देता है या फिर प्रकाश के मार्ग को फैलाता है। और ये आपका क्या होता है, जो आपका निलंबन होता है ना, इनके कणों को अपन है वो नग्न आंखों से देख सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। तो जिसके अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर और विलय को नहीं घोला जा सकता वहां पे आपका संतृप्त होगा, और विलय को घोल सकते हैं वहां पे आपका असंतृप्त होगा। और संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन में बदलने के लिए उससे क्या किया जाता है, संतृप्त विलयन को ठंडा किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है। जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं उसके अंदर होता है भी, उनकी फली है, उनकी फली के 2 भाग हो जाते हैं। यानी जो फलीदार पौधे होते हैं ना, जिसके फली लगती है और फली के अंदर है वो उसका एक प्रकार से फल होता है। तो जैसे मूंग है, मूंग है, मोठ है, इनके क्या होती है भी, फली होती है। अब जैसे अरंडी है, इनके भी क्या होती है, फली होती है। अब जैसे ही फल पक जाता है तो उसके बाद में फल है वो पूर्ण रूप से अपने पूरे दाब के साथ में है वो बाहर निकलेगा भी। बाहर निकलेगा तो उनकी जो फली है वो टूट जाएगी, और टूटने के बाद में वो क्या है, बिखर जाएंगे। तो याद क्या रखना है भी, फलीदार जो पौधे होते हैं जिसके अंदर फली लगी होती है तो वही पौधे हैं वो टूटेंगे और उनके बीज है वो बिखरेंगे। तो यहां पे कौन सा है, उसके अंदर एक तो अरंड आ जाएगा,
जिसे अपन अरंडी बोलते हैं, और एक बालसम। अरंडी और बालसम ये क्या है, फली युक्त पौधे होते हैं भी, इसमें फली लगी होती है और फली जब तिड़ती है, या फिर ये बोल सकते हैं भी इसके फली के दो भाग होते हैं, बीच में से दो भाग हो जाते हैं, तो उनके जो बीज हैं वो क्या है, बिखर जाते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है। अब यौगिक के बारे में सत्य कौन सा है, तो बनने वाले नए उत्पाद के गुण धर्म बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के हमने क्या मिला दिया, हमने बना दिया H2O यानी जल बना दिया। अब जल बना तो हाइड्रोजन, जल जब बनेगा ना तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो जब भी कोई नया उत्पाद बनता है, जब भी नया कोई यौगिक बनता है, तो यौगिक के अंदर है वो यहां पे उनके जो गुण धर्म है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाया और जल बन गया, जल बनते ही उनके जो गुण धर्म है वो चेंज हो गया। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण धर्म नहीं है भी पानी के अंदर, ठीक है। यह एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये बिल्कुल गलत बात है भी, भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है भी। भौतिक परिवर्तन को अपन है वो चेंज कर सकते हैं भी। भौतिक परिवर्तन के अंदर जैसे जैसे पानी के अंदर हमने नमक को मिला दिया, तो नमक से वापस पानी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बनने वाले नए उत्पाद के गुण धर्म घटक पदार्थ के समान होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी ये मिश्रण के अंदर होता है। जब अपन मिश्रण करते हैं, कोई चीज का मिश्रण करते हैं, तो वहां पे अपन क्या है, जो मिश्रण करके नया पदार्थ बनाते हैं, तो उस मिश्रण में जितने भी एलिमेंट, जितने भी यहाँ पे तत्वों से, जितने भी पदार्थों से वो मिश्रण हमने तैयार किया है, उन सभी पदार्थों के गुण धर्म है वो उस मिश्रण में होंगे भी। ये मिश्रण के अंदर होता है, मिश्रण के अंदर वो समान रहता है, लेकिन यौगिक के अंदर समान नहीं रहता, ये बात गलत है। और घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, नहीं। यानी इनके जो घटक है उनको भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं भी, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भी। यानी बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल क्या होंगे, अलग होंगे। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, आपको पता है भी जठर रस कहां पे होता है। जठर रस जो कि अमाशय के अंदर है, वो जो अमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, अमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं, HCl, जिसका पीएच मान है वो 1.2 के करीबन होता है, 1.2 के करीबन होता है। 10 जो पीएच मान होता है ना, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। 7 जो पीएच मान होता है वो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7, और 2.2 जो पीएच मान होता है वो नींबू का पीएच मान है वो 2.2 के करीबन होता है। तो यहाँ पे जठर रस का पीएच मान है वो 1.2 के करीबन होगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। और जठर रस कहां पे होता है, अमाशय के अंदर होता है। तो अमाशय की दीवारों को HCl यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, तो अमाशय के अंदर एक श्लेष्मा पाया जाता है, अमाशय के अंदर चिपचिपा श्लेष्मा पाया जाता है, श्लेष्मा जो कि अमाशय की दीवारों पे लगा होता है, और इसीलिए जो HCl है ना वो अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, यदि बहुखंडन अनेक कोशिकाएं हैं तो द्विखंडन क्या है। देखो भी, बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के अंदर है वो बहुखंडन होता है। चीजें समझ में आई। प्लाज्मोडियम में क्या होता है भी, इस प्रकार से एक सिस्टर्नी झिल्ली होती है, ये प्लाज्मोडियम है, और इसके अंदर एक केंद्रक होता है। तो जब प्लाज्मोडियम जनन करेगा तो क्या करेगा भी, अपना जो केंद्रक है ना, केंद्रक उसका क्या करेगा, उसका विभाजन करेगा भी, और एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही केंद्रक का विभाजन होगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये जो बाहरी सिस्टर्नी झिल्ली है ये विलुप्त हो जाएगी भी, और ये विलुप्त होने के बाद में प्रत्येक जो केंद्रक है ना वो एक नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो बहुखंडन का मतलब नाम से श्योर हो रहा है भी, बहुत सारे खंड, बहुत सारे भागों में डिवाइड होना, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होना। और द्विखंडन नाम से पता चला, द्वि यानी दो में खंडन होना, यानी 2 कोशिकाओं का निर्माण होना।
तो बहुखंडन में अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो द्विखंडन में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं। अम्ल है वो आपको पता भी H पॉजिटिव आयन देता है, तो अम्ल H पॉजिटिव आयन देगा, और क्षार है वो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा भी। OH नेगेटिव आयन देगा तो वहां पे क्षार होता है, और H पॉजिटिव आयन होगा वहां पे आपका अम्ल होगा। तो क्रम से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अधिवक्र हार्मोन। अधिवक्र हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। अधिवक्र ग्रंथि से आपका एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है भी। एड्रीनलिन हार्मोन को अपन क्या बोल सकते हैं, अधिवक्र हार्मोन भी बोल सकते हैं, और ये अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है भी। एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। और एड्रीनलिन हार्मोन है ना, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं भी, आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन है क्या करता है भी, हृदय तेजी से धड़कता है भी। एड्रीनलिन हार्मोन है भी हृदय धड़कन को बढ़ाता है भी। एड्रीनलिन हार्मोन है वो 2 ही कंडीशन करता है भी, या तो आपको कोई विकट परिस्थिति होती है ना भी, आपके सामने एक विकट परिस्थिति आ गई, तो उसमें आपके लिए 2 कंडीशन तैयार करेगा वो, या तो आप उस विकट परिस्थिति के साथ लड़ो, या फिर आप उस विकट परिस्थिति से आप क्या करो, भाग जाओ। यानी इसीलिए इसे कहते हैं या तो लड़ो या फिर उड़ो, यानी भाग जाओ। तो ये आपातकालीन कंडीशन के अंदर क्या है, शरीर को तैयार करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपके सामने मौत खड़ी है, ये मान लो आपके सामने मौत खड़ी है, तो आप क्या करोगे। आपके लिए या तो ये करेगा भी, आपके सामने ये मान लो भी कोई डॉग है, कुत्ता है, खाने वाला कुत्ता, या तो आप उस कुत्ते को मारो, या फिर उस कुत्ते से डर के आप भाग जाओ। तो आपके सामने 2 ही कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो हृदय की धड़कन है ना, वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी भी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात अभी, जब हृदय धड़कन बढ़ेगी तो उस समय है वो श्वसन दर भी बढ़ेगी भी, यानी हमारे हृदय धड़कन बढ़ेगी तो उसमें क्या है, हमें ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी भी, ठीक है। और रक्तचाप कम हो सकता है क्या, मेरे को ये बताओ भी, ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है क्या ऐसी कंडीशन के अंदर। यानी ये बात गलत है। हृदय धड़कन तेजी होगी, सही है। जो श्वसन दर है वो भी तेजी होगा, वो भी सही है, लेकिन रक्तचाप कम नहीं हो सकता। रक्तचाप है वो ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा रक्त का, ठीक है ना। यानी जो आपकी धमनियां है वो सिकुड़ जाएगी, धमनियां सिकुड़ेगी, हृदय की गति, हृदय तेजी से धड़केगा, तो इसका मतलब क्या है भी, वो ज्यादा तेज गति से क्या करेगा भी, रक्त को पंप करेगा, और रक्त को तेज गति से पंप करेगा, तो वहां पे रक्तचाप है वो कम नहीं हो सकता, रक्तचाप है वो आपका ज्यादा होगा भी। तो ये तीसरा गलत है इसके अंदर, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचारित होता है। अब द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है वो सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। ये मान लो भी, जैसे आपके पास में एक बोतल है, इस बोतल के अंदर है वो आपने पानी से भर रखा है इस बोतल को, ठीक है। इस बोतल को पानी से पूरा फिल कर रखा आपने, और यहां से आपने क्या कर दिया, एक इस साइड के अंदर समान दूरी के ऊपर, एक इस साइड के अंदर है वो आपने छिद्र कर दिया, और उतनी ही ऊंचाई के ऊपर दूसरी साइड के अंदर है वो आपने छिद्र कर दिया। तो दोनों के अंदर देखना भी, पानी का जो प्रेशर होगा ना, पानी का प्रेशर होगा वो समान होगा भी। आप इसके कितने भी छिद्र कर दो, समान ऊंचाई के ऊपर होने चाहिए, उनके अंदर है वो दाब है वो समान होगा। तो अपन बोल सकते हैं भी, जैसे आप पानी की बोतल को पूरा भर लेना, और उसके बाद में उस पानी की बोतल को दबा के देखना, दबा के देखोगे तो समान मात्रा के अंदर है वो दाब लगेगा भी। तो सभी दिशाओं में बिना घटे, या फिर केवल 2 दिशाओं में, या फिर केवल 1 दिशा में, या फिर केवल 3 दिशाओं में, तो किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है भी। सभी दिशाओं के अंदर है वो बिना घटे संचरित होता है भी। यानी ये नहीं है भी
दाब है वो एक ही दिशा में लगेगा, नहीं, सभी दिशाओं में दाब लगेगा अभी। तो सभी दिशाओं के अंदर है वो आपका दाब लगेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, लगने वाला जो दाब है वो सभी दिशाओं में बिना घटे समान रूप से संचारित होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु का विचार कीजिए और वह बिंदु ए से शुरू होती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है भी। ये देखो भी, बिंदु ए है और यहां से शुरू करके ये बिंदु बी पे पहुंच जाती है और बिंदु ए से ए पर वापस आना चाहती है भी, यानी बिंदु ए से बी पे चली गई पहले तो, और फिर वापस है वो बिंदु बी से ए पे आना चाहती है। बीच की दूरी कितनी है अभी, 20 है, 20 मीटर बीच की दूरी है। पहले ए से बी पे गई, फिर बी से वापस ए पे आ गई, तो निवल नेट विस्थापन कितना होगा। विस्थापन आपको पता है भी, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी की, या फिर प्रारंभिक कंडीशन और अंतिम कंडीशन की सीधी दिशा की क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन कहलाता है भी। तो यहां पे प्रारंभिक दिशा इसकी ये है और वापस ही इसी बिंदु पे आ गया, तो इसकी अंतिम दिशा भी यही होगी। प्रारंभिक दिशा और अंतिम दिशा की सीधी दूरी क्या है, 0 है। यहां पे तो ए पे था पहले और ए पे वापस आ गया, तो इसका मतलब 0 मीटर इसका विस्थापन है। और दूरी अगर मैं पूछ लूं तो 20 गया और 20 आया, तो इसका मतलब टोटल जो आपके पास में डिस्टेंस है वो कितने, 40, और टोटल डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है वो 0 है भी। मैंने ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैंने यहां से ए बिंदु से दौड़ना शुरू किया और वापस में ए बिंदु पे आ गया, तो इसका मतलब मेरा विस्थापन कितना है, 0 है। यानी प्रारंभिक और अंतिम की सीधी दूरी, प्रारंभिक कंडीशन और अंतिम कंडीशन की सीधी दूरी ही क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन कहलाती है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण किरणों से बचाता है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रसायन के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घट रही है। और यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया था भी, किस दशक के अंदर है वो ओजोन की मात्रा सबसे तेज गति से घटने लगी, तो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु है वो ये आपका जो O3 यानी ओजोन के कई लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आपका कहां से निकलता है, AC, एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, इन सभी से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही क्या है, ओजोन है वो नुकसान में है भी, ओजोन की कमी हो रही है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सत्य नहीं है। कोई विलयन है उसके बारे में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो विलयन शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, बिल्कुल सही बात है भी। और यहां पे मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन होती है, एक तो होता है आपका विलयन, ठीक है, और एक आपका होता है कोलाइडल, और तीसरी कंडीशन होती है इसकी, वो आपकी होती है, पहला हो गया विलयन, दूसरा कोलाइडल और निलंबन, ये कंडीशन बनती है भी। विलयन के अंदर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं भी, जैसे पानी के अंदर नमक को घोल दिया तो ये विलयन बन गया। अब पानी के अंदर नमक को अपने घोला है और अब इसको शांत पड़ा नहीं दे, ठीक है, ग्लास को क्या है एक बार शांत छोड़ दे 10-15 मिनट, तो क्या नमक और पानी दोनों अलग हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। इसीलिए इसने क्या बोला है, इसीलिए बोला भी शांत छोड़ देने पर विलय के कण है वो नीचे नहीं बैठेंगे भी, यानी अलग नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए विलयन को क्या कहा जाता है, स्थायी कहा जाता है भी। जैसे कोलाइडल का एग्जाम्पल आ जाएगा दूध है, ये मान लो भी आपने दूध को आपने 1 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे पड़ा रहने दें, क्या आप दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं क्या, यानी एक बार छोड़ दें तो उसमें दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी स्थायी विलयन है। लेकिन जब आप पानी के अंदर मिट्टी मिलाती हो तो मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा कुछ देर पड़ा रहने देने के बाद में, तो निलंबन है वो आपका क्या है, अस्थायी है भी। ये क्या है, समांगी मिश्रण है,
यानी इसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये आपका विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी है, और ये भी आपका क्या है भी विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इनको अलग अलग देखा जा सकता है। ये प्रकाश के मार्ग को फैला देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसमें भी प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, लेकिन इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ये क्या है, ये आपका समांगी विलयन है, और इनके कणों को नगन आंखों से नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते, और इसको देख सकते हैं भी, इसको देख सकते हैं। अब देखो भी यहां पे क्वेश्चन पे आओ। विलयन शांत छोड़ देने पर विलय के कण है वो नीचे नीचे नहीं बढ़ते, बिल्कुल सही बात है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, अभी मैं आपको बता के आया हूं विलयन एक क्या है भी समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। और विलय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यह भी बिल्कुल सही बात है। अभी आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया और फिर इसको क्या है आप छान रहे हैं, तो क्या पानी और नमक को अलग कर सकते हैं छान करके? नहीं कर सकते। और विलयन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत है, यानी इसे नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता। नगन आंखों से ओनली फॉर देखा जा सकता है तो वो आपका निलंबन विलयन को देखा जा सकता है। तो यहां पे 4 नंबर गलत है इसके अंदर, बाकी सारे सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यदि किसी वस्तु को त्रिज्या r वाले वर्तुल पथ के प्रीत एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी चाल v को से व्यक्त की जा सकती है। देखो भी, त्रिज्या r है, एक सर्कल है, एक वर्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है भी r है, और r इसकी त्रिज्या है, तो यहां पे एक सर्कल पूरा करेगा तो कितनी दूरी कवर कर देगा? 2πr कवर कर देगा, क्योंकि वर्त की परिधि बराबर 2πr होता है। और इसने बोला भी वर्तुल पथ के प्रीत एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय ले रहा है, तो यहां पे चाल आपको व्यक्त करनी है। चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी कवर की आपने? 2πr कवर की, और समय कितना लगा आपको? 2 सेकंड। तो यहां पे आ जाएगा 2πr बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास में πr मीटर प्रति सेकंड है, वो आपकी क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी, πr मीटर प्रति सेकंड, जो कि राइट आंसर आपका होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, एक छात्र ने नेत्र क्षमता, एक छात्र की नेत्र क्षमता है वो -0.5 डायोप्टर है, और इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मों की उपयोग करना चाहिए। अब देखो भी, क्षमता आपको दे दी, और क्षमता आपको किस में दी है भी? नेगेटिव, ऋणात्मक दी है। जब क्षमता नेगेटिव है तो इसका मतलब कौन सा है? अवतल लेंस और या फिर अवतल दर्पण, दोनों की क्या होती है? फोकस दूरी और क्षमताएं दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये चीजें ध्यान में रखना भी आप, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है भी F बराबर क्या, ये P क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/F, 1/F होता है। आपको फोकस दूरी भी याद करनी है ना, ये देखो फोकस दूरी पूछ रखी है इसने, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। तो यहां पे मीटर में आप बता दो भी, मीटर में दे रखा है तो 1/P होगा। अगर सेंटीमीटर में दे रखा होता, सेंटीमीटर में पूछा होता तो 100/P होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें आपके पास 1/0.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाए, 5 एकम 5, 5 2 10, तो यहाँ पे 2 मीटर फोकस दूरी, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसकी आवश्यकता है? अवतल लेंस की आवश्यकता है भी। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 2 मीटर, जो कि आप माइनस में आएगा, ये माइनस में रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस का 2 मीटर और अवतल लेंस होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। अब सर जी माइनस में क्यों आया? मैंने आपको बताया था ना भी, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की जो दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, वो क्या होती है भी? नेगेटिव होती है भी। दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसीलिए आपके पास में 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। आगे देखो भी, धातुओं को पीटकर धातुओं की विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्न में से किससे बना होता है? अब जैसे देखो भी, धातु है और धातुओं का आप विद्युत अपघटन करवा रहे हैं, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा उसको शुद्ध कर रहे हैं, आप शुद्ध कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
भी आपको धातु का लवण लेना पड़ेगा। भी धातु के लवण यानी जिस धातु को आपको साफ करना है, जैसे ये मान लो भी कॉपर है, कॉपर को आपको शुद्ध करना है तो कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, यानी कॉपर है तो कॉपर धातु का लवण लेना पड़ेगा आपको। जैसे आपके पास में जिंक है तो जिंक सल्फेट लेना पड़ेगा भी, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का विलयन लेकर के आप है वो जिंक को अलग कर सकते हैं और सल्फेट को आप अलग कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी धातु का लवण आपको लेना पड़ेगा, जिस भी धातु को आपको शुद्ध करना है उस धातु का लवण लेना पड़ेगा। जैसे लोहा है तो लोहे को शुद्ध करना है तो फेरस सल्फेट आपको लेना पड़ेगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समानांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है, तो बल के कारण होने वाला विस्थापन आपको बताना है। देखो अभी W बराबर क्या होता है, वर्क। वर्क बराबर होता है आपके पास में FD, यानी F होता है आपके पास में बल, D यहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। तो इसके अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट तो ज्ञात करना है, विस्थापन तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, W बटा F हो जाएगा। F आपके पास में कितना है, W आपके पास में कितना कार्य कितना कर रहा है, 3 जूल कर रहा है भी, ये देखो कार्य 3 जूल हो रहा है। और यहां पे आपके पास में बल कितना लगा, 2 न्यूटन का, तो ये आपके पास 1.5 मीटर आ जाएगा भी, 1.5 मीटर का विस्थापन, जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता कौन करता है। भी पैरामीशियम है ना वो इस प्रकार का होता है भी, और पैरामीशियम के बाहर है वो पक्षमाप पाए जाते हैं, यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी इस प्रकार से बाल रूपी संरचना पाई जाती है भी इसके चारों ओर। ये मान लो भी यहां पे अगर इसका भोजन ग्रहण करने का स्थान है और यहां पे आपके पास में क्या है, कोई भोजन आ गया और भोजन ये यहां से ही ग्रहण कर सकता है, यानी पैरामीशियम की विशिष्ट स्थान होता है। अमीबा जैसा नहीं होता पैरामीशियम। अमीबा तो कहीं किसी भी साइड में भोजन आ जाओ वो उसी साइड से ग्रहण कर लेगा, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में एक विशिष्ट स्थान होता है और वो वहीं से भोजन ग्रहण करता है भी। तो ये मान लो भी यहां पे भोजन है तो ये जो पक्षमाप है ना, बाल जैसी जो संरचनाएं होती है वो गति करेगी भी आपस में, और वो इसको इस प्रकार से गति करेगी कि वो यहां पे जहां से भोजन ग्रहण करना है अंदर वहां तक लेके आ जाएगी। तो जो बाल रूपी जो संरचनाएं पाई जाती है वो क्या है, एक प्रकार से गति करती है, और गति करके के जो भोजन होता है उसको क्या है, एक प्रकार से पैरामीशियम की जहां से भोजन ग्रहण करता है वहां तक लेके आने का प्रयास करते हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, पक्षमाप हो जाएंगे भी। पक्षमाप होते हैं जो कि बाल रूपी संरचना होती है एक प्रकार से, तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक बस शुरुआती 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में और फिर अगली 80 मीटर की दूरी है वो 40 सेकंड में तय करती है, तो अगले 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में बस द्वारा बस की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, औसत चाल ज्ञात करनी है। वैसे तो ये आपका क्वेश्चन है वो मैथ का है, ये आपके पास में कुल दूरी बटा कुल समय आ जाएगा भी, कुल दूरी बटे कुल समय आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी है भी, 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में पूरी करता है और 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में पूरी करता है, तो 60 प्लस में 80 140 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। और कितनी, ये 30 सेकंड है और ये 40, तो टोटल है वो आपके पास में 70 सेकंड है। 70 सेकंड में 140 मीटर, 0 से 0, ये आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल का परिमाण कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो भी फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है, F बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, ये G जो कि सार्वत्रिक नियतांक होता है,
और उसके बाद में m1 इंटू m2 और अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपका एक प्रकार से गुरुत्वीय बल ज्ञात करने का होता है। अब इसके अंदर देखो भी आपको एक दे दिया भी पृथ्वी और चंद्रमा पर लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल का परिमाप है वो 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन होता है। अब इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करोगे, तो यहां पे अगर आपको ये बोल दे भी पृथ्वी चंद्रमा पे कितना यहां पे कितना बल लगाती है, तो भी m1 यहां पे पृथ्वी हो जाएगा और m2 यहां पे चंद्रमा हो जाएगा। और आपको बोल दे भी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितना बल लग रहा है, तो m1 यहां पे डाटा चेंज नहीं होगा, यहां पे पृथ्वी आ रही है और यहां पे चंद्रमा आ रहा है, बात तो वही है भी चंद्रमा और पृथ्वी चंद्रमा पे कितना बल लगाती है उतना ही बल है वो चंद्रमा पृथ्वी पे लगाता है, क्योंकि यहां पे सेम चीज आ रही है ना। आर स्क्वायर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, और m1 यानी चंद्रमा का द्रव्यमान मान लो या फिर पृथ्वी का द्रव्यमान, और m2 है वो चंद्रमा या पृथ्वी का द्रव्यमान, और g गुरुत्वीय नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 और ये हो जाएगा आपके पास में 11 kg न्यूटन प्रति मीटर, ये हो जाएगा आपके पास में, तो ये आपके पास में हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होगा अभी, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा अभी, ठीक है। तो जो गुरुत्वीय नियतांक है ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ये टेक्नीशियन के अंदर पूछा गया है, जी का मान सार्वत्रिक नियतांक होता है, कभी भी चेंज नहीं होता ये, तो उतना ही मान होगा भी जितना बल यहां पे लग रहा है ना, जितना पृथ्वी चंद्रमा पे लगा रही है उतना ही चंद्रमा पृथ्वी पे लगा रहा है, तो मान दोनों का सेम है, भी मान दोनों का सेम है, दोनों मान है वो समान है, इसीलिए चंद्रमा है वो पृथ्वी से दूर नहीं होता और पृथ्वी है वो चंद्रमा से दूर नहीं होती, भी दोनों के द्वारा समान बल लगाया जा रहा है भी, ठीक है ना। तो यहां पे एक पेपर और हमने कंप्लीट किया, आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। अभी एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।